हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग ज्योग्राफी की क्लास करने वाले हैं और ज्योग्राफी की क्लास का चैप्टर 2 का अध्याय 2 का ये तीसरा पार्ट होने वाला है, ये तीसरा क्लास होने वाला है। इससे पहले हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं, तो आप लोगों ने यदि नहीं देखा है तो जाकर के देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मैंने वहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम्पल के माध्यम से कांसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है, तो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। आप लोग जाकर के ज़रूर देखिएगा। जो चैप्टर 2 है इसका नाम है विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। ये आपके सिलेबस में है, क्लास 12th के ज्योग्राफी के सिलेबस में और 2024 में जो एग्ज़ाम होगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं फ्रीक्वेंटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास होगा तो आप उठा करके देखिएगा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमारे सिलेबस में इसलिए हमको पढ़ना भी है। यह सेशन हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मैटर नहीं करता कि वो किस स्टेट से हैं, बस उनका माध्यम हिंदी होना चाहिए। उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों के साथ फिर से एक बार शेड्यूल जो है ये डिस्कस कर लेता हूँ। जो शेड्यूल है एक बार हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जो पॉलिटी की क्लास चलती है, मंगलवार को चलती है, गुरुवार को चलती है और शनिवार को चलती है और वहीं ज्योग्राफी की क्लास है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चलती है। तो आज हमारा फ्राइडे है। आज फ्राइडे है, शुक्रवार है, तो आज जो है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल आज हमारी ज्योग्राफी की क्लास होने वाली है। हम ज्योग्राफी की क्लास में आज जो पढ़ने वाले बेसिकली हमारा फोकस रहने वाला है जनांकीय संक्रमण, जिसको इंग्लिश में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहा जाता है। उससे पहले कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी है, कुछ ऐसे शब्द है जिसकी परिभाषा हमें जाननी जरूरी है कि उसका परिभाषा क्या होता है। आप में आपके बुक में दिया हुआ है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हो सकता है कि 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि जनसंख्या, जैसे यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि जनसंख्या की वृद्धि से आपका क्या तात्पर्य है, आप क्या समझते हैं? तो आपको जब तक पता नहीं होगा तब तक आप लिख नहीं सकते। इसलिए पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को डिस्कस करेंगे, जिनको जननांकीय संक्रमण कहा जाता है। तो पहली हमारी परिभाषा है जनसंख्या में वृद्धि। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कि पहले जो जनसंख्या थी, पहले की जनसंख्या, यह मान लेते हैं 1 लाख थी, किसी क्षेत्र की जनसंख्या 1 लाख थी। अब जो जनसंख्या है, अब यानी कि वर्तमान की जनसंख्या, जो वर्तमान की जनसंख्या है, यह हो गई 1,20,000। ठीक है? यह हो गई 1,20,000। पहले थी 1 लाख। तो यह जो जनसंख्या की जो वृद्धि हुई या कितनी हुई, 1,20,000 में से हम 1 लाख को क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, तो हमारा वृद्धि कितना निकलेगा? यानी कि जनसंख्या में 20,000 की वृद्धि हुई, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, जनसंख्या में 20,000 की वृद्धि हुई। यह जो जनसंख्या में वृद्धि होती है, यह किसी विशेष क्षेत्र और 2 समय अंतराल के बीच होनी चाहिए। वो समय अंतराल 1 साल का हो सकता है, 1 वर्ष का हो सकता है, 2 वर्ष का हो सकता है, 3 वर्ष का हो सकता है, 4 वर्ष का, 10 वर्ष का, 20 वर्ष का, कुछ भी हो सकता है। लेकिन समय अंतराल 2 समय अंतराल के बीच होगा और एक विशेष क्षेत्र में होगा। उस विशेष क्षेत्र में 2 समय अंतरालों के बीच जनसंख्या में जो परिवर्तन होगा, जनसंख्या में जो बदलाव होगा, उसी को जनसंख्या की वृद्धि कहा जाएगा या फिर जनसंख्या वृद्धि कहा जाएगा। और इस कंडीशन में जनसंख्या वृद्धि कितनी है? 20,000 है। वहीं अगर बात करें भारत के संदर्भ में, भारत की जो जनसंख्या थी 2011 में, आप वो देख सकते हैं। उसके बाद 2021 में कितनी है, अनुमानित जनसंख्या वो देख सकते हैं और 21 वाली जनसंख्या से 11 वाली जनसंख्या को घटा देंगे, जो भी आपके पास जनसंख्या निकल कर के आएगी, वो जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी। मैंने एक एग्ज़ाम्पल से समझाने की कोशिश की है आपको। आई होप आपको जनसंख्या वृद्धि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जनसंख्या जो वृद्धि होती है, उसका दर क्या है, उसका रेट क्या है? ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो जनसंख्या में जो परिवर्तन हुआ, उसको प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, उसको प्रतिशत में व्यक्त करना ही जनसंख्या की वृद्धि दर कहलाता है। तो जो प्रतिशत है, हम पहले वाले एग्जाम्पल को ही उठाते हैं, जो पहले की जो जनसंख्या थी, अब हम शॉर्ट में लिखेंगे थोड़ा-सा। जो पहले की जनसंख्या थी, 1 लाख थी, ठीक है?
और जो अब यानी कि वर्तमान की जो जनसंख्या है, जो वर्तमान की जनसंख्या है, यह है 1,20,000। तो वृद्धि कितना हुआ? तो वृद्धि कितना हुआ? 20,000 का हुआ, ठीक है? हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। एक अपने मन से कोई नंबर ले लिए, आप भी अपने मन से कुछ नंबर ले सकते हैं, या अगर आपके पास किसी क्षेत्र की जनसंख्या का ऑथेंटिक रिकॉर्ड होगा, आपके जिले का होगा, आपके राज्य का होगा, देश का होगा, कि दुनिया के किसी और देश का होगा, महाद्वीप का होगा, विश्व का होगा, तो आप उससे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो वृद्धि दर होगी, यहाँ पर जो वृद्धि दर होगा, यह कितना हो जाएगा? तो जनसंख्या में वृद्धि दर को निकालने के लिए सबसे पहले वृद्धि, जो फॉर्मूला होगा वृद्धि, डिवाइडेड बाय जो पहले की जनसंख्या है वो, और गुना 100 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत में व्यक्त किया जा रहा है। तो अगर अब हम फॉर्मूला के हिसाब से चले, ठीक है? सूत्र के हिसाब से चले, तो यह हो जाएगा कि वृद्धि कितनी थी? वृद्धि कितनी हुई? 20,000 की वृद्धि हुई। पहले की जनसंख्या कितनी थी? 1,00,000 जनसंख्या थी, ठीक है? 1,00,000 जनसंख्या थी, और गुना अगर हम 100 करते हैं, तो ये 4 जीरो से 4 जीरो गया, और 1 जीरो से 1 जीरो गया, तो वृद्धि दर 20 हुई। और किस में व्यक्त किया जाएगा? प्रतिशत में व्यक्त किया जाएगा। तो 20% की जनसंख्या वृद्धि हुई। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। तो ये हमारा इस तरह से हम निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। समझने के लिए मैंने आपके सामने मैथमेटिकल जो फ़ॉर्मूला है ये, या यूँ कह सकते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये मैंने रखा है। तो जब भी आप अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या की वृद्धि दर से आप क्या समझते हैं, तो आप इतना लिख दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आप फ़ॉर्मूला लिख देते हैं, अगर आप सूत्र लिख देते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा आपके आंसर पे, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलने की संभावना है। मान लीजिए कोई एग्ज़ामिनर है, जो 2 कॉपी चेक कर रहा है, और दू पह आपने लिखा जनसंख्या की वृद्धि दर का ये परिभाषा, और किसी दूसरे ने लिख दिया परिभाषा और सूत्र दोनों लिख दिया, तो आपको 2 नंबर में से 1 नंबर मिलेगा, और उसको 2 नंबर में से 2 नंबर मिल जाएँगे। तो इसलिए सूत्र ज़रूर लिखिए, जहाँ पे कहीं पे फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाना होता है, तो वहाँ पे फ्लो चार्ट बनाइए, कहीं पे त्रिभुज से समझाना होता है, तो जैसे भी समझाना है वैसे समझाइए, लेकिन एक तरह से चित्र बना के समझाइएगा, तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अब हम लोग तीसरे डेफिनिशन की तरफ आते हैं। तीसरा डेफिनेशन जो हमारा है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। सीधा-सा अंतर है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि में, जो जन्म होगा, जो मनुष्य का जन्म होगा, यह ज़्यादा होगा मृत्यु से। और यह जो जन्म और मृत्यु का जो खेल है, यानी कि जन्म और मृत्यु जो होगा मनुष्य का, कई कई मनुष्यों का जन्म होगा और कई मनुष्यों की मृत्यु होगी, तो यह भी 2 समय अंतराल के मध्य ही होगी। ऐसा नहीं है कि हम जो जन्म का जो डाटा ले रहे हैं, ये 1 वर्ष का ले रहे हैं, और मृत्यु का जो डाटा ले रहे हैं, ये 2 वर्ष का ले रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अगर हम जन्म का डेटा 1 वर्ष का ले रहे हैं, तो मृत्यु का डेटा भी 1 वर्ष का ही होना चाहिए, यानी कि 1 वर्ष में कितने लोगों का जन्म हुआ, कितने बच्चों का जन्म हुआ, और 1 वर्ष के दरमियान ही कितनी लोगों की मृत्यु हुई, उसमें बच्चे, बुजुर्ग कोई भी शामिल हो सकता है। इसको हम जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं, यानी कि फ़ॉर्मूले के अनुसार प्राकृतिक वृद्धि बराबर जन्म माइनस मृत्यु। तो ये जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि हो जाएगी। आपको फ़ॉर्मूला भी लिख देना है, ठीक है? फ़ॉर्मूला भी लिख देना है आपको। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा है उस पे बढ़ते हैं। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कितनी होती है? ये तो हमारी प्राकृतिक वृद्धि थी इससे पहले। उसके बाद हम जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि देखते हैं। हम इसका अगर फ़ॉर्मूले से एग्ज़ाम्पल लें, तो जन्म मान लीजिए 1,000 बच्चों का हुआ। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लेते हैं, किसी क्षेत्र में 1 वर्ष में 1,000 बच्चों का जन्म हुआ, और मृत्यु हो जाती है 200 बच्चों की, ठीक? 200 बच्चों की मृत्यु हो गई, 200 लोगों की मृत्यु हो गई। बच्चे कहना यहाँ गलत होगा, क्योंकि टोटल मृत्यु लेंगे हम, चाहे उसमें बुजुर्ग भी शामिल होंगे, बच्चे भी शामिल होंगे, और किसी कारणवश से किसी लोगों की मृत्यु होगी, तो वो भी हम शामिल करेंगे। इसके हिसाब से जो हो जाएगा, इसके हिसाब से होगा, जो वृद्धि होगी, यानी कि 1,000 माइनस का 200,
बराबर 800 प्राकृतिक वृद्धि हुई, यानी कि 800 लोग पहले की जनसंख्या में और जाकर के जुड़ गए। अगर पहले की जनसंख्या 1 लाख होगी तो 800 लोग उस वर्ष और बढ़े तो 1 लाख 800 हो गई उस जगह की जनसंख्या। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। तो इसका फॉर्मूला है, या तो आप ऐसे लिख दें या आप ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मूले को, जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास, आप्रवास माइनस का उत्प्रवास। तो मैंने क्या किया, जन्म और माइनस मृत्यु को अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, इसको मैंने प्राकृतिक वृद्धि से संदर्भित कर दिया, इसकी जगह मैंने प्राकृतिक वृद्धि लिख दिया। तो हम वही फॉर्मूला लेते हैं, फिर से वही जो एग्जाम्पल है वही लेते हैं कि प्राकृतिक वृद्धि हमने कितना निकाला, 800। 800 हमने प्राकृतिक वृद्धि निकाला, तो 800 प्लस मान लीजिए जो अप्रवास है, यानी कि जो लोग, भारत का एग्जाम्पल लेते हैं, भारत आ गए जो लोग, ठीक है, आए 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 कितने, मान लीजिए 500 लोग आए। और उत्प्रवास का मतलब गए, जो अपना जगह, अपना देश, अपना क्षेत्र छोड़ करके चले गए, मान लीजिए 200 लोग चले गए। तो इस हिसाब से जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कितनी होगी, 800 और प्लस 500 1300 माइनस का 200 बराबर 1100 वास्तविक वृद्धि हुई जनसंख्या की। और 1100 वास्तविक वृद्धि हुई, यानी कि उस क्षेत्र की जो अब जनसंख्या हो गई, जितनी जनसंख्या पहले होगी उसमें से 1100 और ऐड हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप एग्जाम्पल ज़रूर लिखिए, आप जो है फ़ॉर्मूला ज़रूर लिखिएगा जनसंख्या वृद्धि, अगर पूछा जाए तो, वैसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जाएगा तो ज़रूर लिखिएगा। ये कैलकुलेशन मैं आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिए कि सर सेशन अच्छा लगा, ताकि आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है। अगर आप पॉजिटिव कमेंट करते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ और मैं और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं और अच्छे से आपके लिए मेहनत करने की कोशिश करता हूँ। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि क्या होती है? जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि क्या होगी? वही बात है, किसी विशेष क्षेत्र में, ठीक है? विशेष क्षेत्र में 2 समय अंतराल के बीच 2 समय अंतराल होगा, ठीक? इसमें इन दोनों में जो जनसंख्या, जन्म जो होगा, वह मृत्यु से ज़्यादा होगा। जन्म होगा जो मृत्यु से ज़्यादा होगा। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक वृद्धि हमने देखी थी, यह एक तरह से जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कह सकते हैं इसको। तो जो जन्म होगा वह मृत्यु से ज़्यादा होगा, इसको जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि कहेंगे। यानी कि जो जन्म का दर है, जन्म है, ये ज़्यादा होगा और मृत्यु मृत्यु कम होगी। अगर ऋणात्मक वृद्धि की बात करें, नेगेटिव ग्रोथ की बात करें, तो यहाँ पे फिर विशेष क्षेत्र और 2 समय अंतराल के बीच जो जन्म होगा व्यक्ति का, यह कम होगा, लेकिन वही मृत्यु जो मृत्यु होगी, यह ज़्यादा हो जाएगी। यानी अ, एक दूसरे का क्या है, रिवर्स, एक दूसरे का उल्टा हम कह सकते हैं ये है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी, ये सारे जो शब्द है, ये समझ में आ गए होंगे, और समझ में आ गए तो कमेंट एक ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब हम लोग चलते हैं अपने जो टॉपिक है आज का, मेनली उस पे फ़ोकस करते हैं कि जननांकीय संक्रमण क्या होता है? इंग्लिश में इसको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहा जाता है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहा जाता है। इस सिद्धांत को थोड़ा-सा मैं हाइड कर लूँ क्योंकि मुझे लिखना है। इस सिद्धांत को सबसे पहले दिया था किसने? ये जो जननांकीय संक्रमण का जो सिद्धांत है, इसको दिया था किसने? इसको दिया था डब्ल्यू.एस. थॉम्पसन ने दिया था। डब्ल्यू.एस. थॉम्पसन साहब ने दिया था। कब दिया था इन्होंने? यह दिया था 1929 में। उसके बाद इन्हीं के सिद्धांत को फिर से संशोधित किया गया। फिर से संशोधित किया किसने? एफ डब्ल्यू नोटेस्टीन साहब ने। और ये कब किया इन्होंने? 1945 ईस्वी में किया। यानी कि जो सिद्धांत थॉमसन साहब ने दिया था, उसी सिद्धांत में फिर से थोड़ा-सा जो अ, उसको सुधार करने की ज़रूरत थी, जो संशोधित करने की ज़रूरत थी, उसको संशोधित करके
नोटेस्टिन साहब ने 1945 में जननांगीय संक्रमण का सिद्धांत दिया था। इसके अनुसार अगर पहले परिभाषा समझ लेते हैं, उसके पहले परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि जननांगीय संक्रमण का जो सिद्धांत है, यह हमें बताता है कि किसी भी प्रदेश में जो समाज है, मानवीय समाज, जिसका जो ट्रांजिशन होता है, यानी कि वो बदलता है। कैसे बदलेगा? ग्रामीण पहले रहेगा, तो उसके बाद नगरीय हो जाएगा, अगर खेतिहर है तो औद्योगिक हो जाएगा, और अशिक्षित है तो साक्षर हो जाएगा। तो यह जो बदलाव आया, जो ट्रांजिशन आया, इस वजह से क्या होता है कि उस प्रदेश की पहले जो ये ट्रांजिशन, ये फेज था, जो ग्रामीण अवस्था थी, इसमें मृत्यु दर भी अधिक होती है और जन्म दर भी उच्च होती है। लेकिन जैसे-जैसे ये ट्रांजिशन फेज होता है, ये संक्रमण काल बदलता है, उसमें क्या होता है कि मृत्यु दर और जन्म दर में भी परिवर्तन होता है, और यह परिवर्तन 3 अवस्थाओं में होता है, जिसे सामूहिक रूप से जननांगकीय चक्र कहा जाता है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? खेतिहर, ग्रामीण खेतिहर और अशिक्षित किसमें बदला? नगरीय, औद्योगिक और साक्षर में। ठीक? मान लीजिए ग्रामीण, ठीक है? ग्रामीण, खेतिहर, निरक्षर, स्वास्थ्य भी ले लेते हैं यहाँ पे हम, स्वास्थ्य। इस फेज का ट्रांजिशन हुआ, जननांगीय संक्रमण हुआ, जननांगीय संक्रमण हुआ। यह उसके बाद क्या हुआ, जो ग्रामीण थी सभ्यता थी, ग्रामीण जो थे वो नगरीय हो गए, जो संक्रमण होने के बाद नगरीय, उसके बाद जो खेतिहर थे औद्योगिक, जो निरक्षर थे वो साक्षर हुए, वो शिक्षित हुए, और जो स्वास्थ्य की जो प्रॉब्लम थी, ये स्वास्थ्य की कमी थी, तो यह भी स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। यहाँ स्वास्थ्य की कमी कह सकते हैं आप 4 पॉइंट में, और यहाँ पे स्वास्थ्य में सुधार, स्वास्थ्य में सुधार। तो हुआ क्या इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे जो जन्म दर था, यह क्या था? उच्च था, क्योंकि लोग शिक्षित नहीं थे, संसाधन ज़्यादा थी लोगों के पास, इसलिए जन्म दर उच्च था। वहीं पे मृत्यु दर भी उच्च थी। मृत्यु दर भी उच्च थी। क्यों उच्च थी? क्योंकि स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा कमी थी, अकाल आता था, तो बहुत सारे लोग मर जाते थे, इसलिए मृत्यु दर भी उच्च थी। उसके बाद लोगों में एक ट्रांजिशन आया, एक फेज आया। लोग क्या हुए? शिक्षित हुए। जो ग्रामीण थे वहाँ फिर उद्योग वगैरह, ग्रामीण में धीरे-धीरे डेवलपमेंट होना शुरू हो गया ग्रामीण इलाके में। उसके बाद वो नगर की तरफ बढ़ा, या यूँ कह सकते हैं कि बहुत सारे जो अर्धनगरीय क्षेत्र थे, अब नगरीय क्षेत्र हो चुके हैं। तो यह ट्रांजिशन के कारण हुआ, या संक्रमण के ही कारण हुआ। जो लोग खेती करते थे, अब उद्योग धंधे करने लग गए। निरक्षर जो लोग थे, उनको साक्षर की व्यवस्था की गई, या वो लोग साक्षर होना शुरू हो गए। उसके बाद जो स्वास्थ्य की दुर्दशा खराब थी, स्वास्थ्य की जो गिरावट थी, या कह सकते हैं स्वास्थ्य सुविधा की जो कमी थी, उसमें सुधार आया। तो इस वजह से क्या हुआ? जन्म दर निम्न हो गया, और मृत्यु दर भी क्या हो गया? निम्न हो गया। क्योंकि स्वास्थ्य में सुधार आ गया, तो मृत्यु दर पे कंट्रोल कर लिया गया, और लोग साक्षर हुए, यह भी जन्म दर पे कंट्रोल कर लिया गया। अभी जस्ट मैं आगे पढ़ाऊँगा कि जनसंख्या नियंत्रण के क्या-क्या उपाय होते हैं, यानी कि जन्म दर जो है, अगर इसको कम करना है, तो इसके लिए क्या-क्या किया जाना चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जो 3 फेज़ है, उसके बारे में हम अलग-अलग देख लेते हैं। जो 3 फेज़ है, पहली अवस्था में क्या हुआ कि जो यहाँ पे 35 लिखा गया है, अधोसित जन्म दर, जो मैंने आपको बताया है अपने इससे पिछले वाले क्लास में, उसको बोलते हैं, अधोसित जन्म दर को कहते हैं, जस्ट वेट, अधोसित जन्म दर को कहा जाता है क्रूड बर्थ रेट, और अधोसित मृत्यु दर को क्रूड डेथ रेट कहा जाता है, ठीक है? तो जो पहले का जो फेज था,
जिसमें ग्रामीण थे लोग, खेतिहर थे, अशिक्षा थी, स्वास्थ्य में कमी थी, तो जन्म दर भी यानी कि डेथ रेट भी यहाँ पे डीआर में लिख दूँ, डेथ रेट भी ऊँचा था और बर्थ रेट है यह भी ऊँचा था। वहीं धीरे-धीरे क्या हुआ, जब ट्रांज़िशन फ़ेज़ हुआ और इसमें क्या कौन से देश हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं? बांग्लादेश का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। धीरे-धीरे क्या हुआ ट्रांज़िशन हुआ, दूसरी अवस्था में आया। उसके बाद क्या हुआ कि जन्म दर में धीरे-धीरे क्या होने लग गई, गिरावट होने लगी और मृत्यु दर भी तेज़ी से गिरने लग गया। मृत्यु दर भी क्या हुआ? तेज़ी से गिरने लग गया। बर्थ रेट में धीरे-धीरे गिरावट आई यहाँ पे, ठीक? उसके बाद मृत्यु दर में तेज़ी से गिरने लग गया, डेथ रेट। और एक समय में आकर के जो जन्म दर था और मृत्यु दर था, इसके बीच में जो असमानताएँ थी, इसके बीच में जो भी खाका था, जो भी गहराई थी, वो एक समय में जाकर बहुत ही कम हो गया, नगण्य हो गया और इसका एग्ज़ाम्पल जो ट्रांज़िशन के दूसरी अवस्था में जो पहला फ़ेज़ है, इसमें हम पेरू को एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं और जो ट्रांज़िशन की जो दूसरी अवस्था है, जो संक्रमण की दूसरी अवस्था है, इसका जो दूसरा फ़ेज़ है, जिसमें जन्म दर एकदम से कम हो गया और मृत्यु दर धीरे-धीरे यहाँ एकदम से पहले एकदम से कम हुआ और धीरे-धीरे जाकर कम होना शुरू हो गया, यानी कि मृत्यु दर भी धीरे-धीरे कमना शुरू हो गया। तो इस फ़ेज़ में हम श्रीलंका और केन्या को रखेंगे। वहीं जो जननांकीय संक्रमण या डेमोग्राफिक ट्रांज़िशन की जो तीसरी अवस्था है, यहाँ पे बर्थ रेट भी कम हो गया और डेथ रेट जो था, यह भी कम हो गया। यहाँ पे बर्थ रेट कमा है। तो डेथ रेट भी कम हो गया और यहाँ इसमें जो एग्ज़ाम्पल आएँगे जो विकसित देश हैं और जो हाइली विकसित देश नहीं, उससे ज़्यादा भी जो हाइली उच्च विकसित देश हैं, जैसे कनाडा, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सब इसके अंतर्गत आ सकते हैं और आपका 5 नंबर में ये क्वेश्चन बनता है। तो मैंने आपको समझा दिया है और क्वेश्चन आंसर के सेशन में भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवा दूँगा, तो पेशेंस रखिएगा। ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या-क्या हो सकते हैं? जो इतनी जनसंख्या बढ़ती है, इसके उपाय क्या-क्या हो सकते हैं? इससे पहले हम लोग ये देखेंगे, यह जानते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण क्यों किया जाना चाहिए? आप बताइए कि जनसंख्या नियंत्रण क्यों किया जाना चाहिए? आपने इतना अभी तक पढ़ा है, तो आपको पता होना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण क्यों किया जाना चाहिए। थोड़ा-सा सोचिए, माइंड पे स्ट्रेस डालिए, आंसर अपने आप निकल कर के आ जाएगा। लोगों की जो पॉपुलेशन बढ़ती है किसी क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र के संसाधनों पर बोझ बढ़ता है। मान लीजिए मान लीजिए ये जो है 100 एकड़ ज़मीन है। मान लीजिए यह जो ज़मीन का टुकड़ा है, यह 100 एकड़ का है, ठीक है? यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, 10,000 लोग रह रहे हैं। किसी क्षेत्र में 10,000 लोग रह रहे हैं और ज़मीन का टुकड़ा जो उपजाऊ ज़मीन है, जो उपजाऊ ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन, यह जो है 100 एकड़ का और 10,000 लोग रह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? उसी क्षेत्र में। ये 10,000 लोग जो पूरी तरीके से डिपेंड है अपने खाद्य उत्पाद के लिए, किस पे? 100 एकड़ ज़मीन पे। धीरे-धीरे क्या हुआ जनसंख्या में वृद्धि हुई। जनसंख्या वृद्धि हुई, ठीक है? जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है। अब 10,000 लोग हो गए 15,000 लोग। अब 10,000 लोग हो गए कितने? 15,000 लोग। तो ज़मीन तो सीमित है ना, जो उपज होगी यह भी सीमित है। जो उपज होगी यह भी सीमित है। तो कहीं न कहीं जो हमारा संसाधन है यानी कि जो मिट्टी एक तरह से भी हमारा संसाधन है, उसका हम उपयोग करते हैं, यह एक प्राकृतिक संसाधन है। उसपे प्रेशर पड़ेगा, साथ ही साथ जो पानी है, भूमिगत जल है, उसपे भी जो है प्रभाव पड़ेगा, तो वह भी कहीं न कहीं धीरे-धीरे तेज़ी से उसकी कमी होगी, तेज़ी से उसका ह्रास होगा और इस 15,000 जनसंख्या के खाद्य पूर्ति के लिए हम क्या करेंगे कि रसायन का उपयोग करेंगे, तो ज़मीन की उर्वरा शक्ति है, यह भी धीरे-धीरे कम हो जाएगी, यानी कि संसाधन का भी यहाँ पे दोहन होगा। इसीलिए संसाधन को उस क्षेत्र की जनसंख्या और संसाधन के बीच संतुलन बनाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण ज़रूरी होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जनसंख्या नियंत्रण क्यों किया जाना चाहिए? कि जनसंख्या और जो संसाधन है, जनसंख्या क्षेत्र की जनसंख्या और संसाधन के मध्य संतुलन बनाने के लिए, ठीक? क्षेत्र की जनसंख्या और उपलब्ध
संसाधनों के बीच संतुलन बनाने हेतु, संतुलन बनाने हेतु, ठीक, इसीलिए जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण। इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण क्या है? जरूरी है। अब जनसंख्या नियंत्रण कैसे किया जा सकता है इसके बारे में बात करते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? उपाय, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय आगे स्लाइड ले लेते हैं एक। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, जनसंख्या नियंत्रण के जो उपाय हैं यह क्या-क्या हो सकते हैं? तो जनसंख्या नियंत्रण के उपाय हैं, सबसे पहले जो जन्म दर है उसको कम कर सकते हैं, ठीक है? जन्म दर को कम करके जनसंख्या पे नियंत्रित किया जा सकता है। उसके बाद 2 बच्चों के मध्य जो जन्म का समय है इसको हम बढ़ा सकते हैं। तो 2 बच्चों के जन्म में पर्याप्त अंतर रख के, पर्याप्त अंतर रख के उसके बाद कैसे कर सकते हैं? जो गर्भ निरोधक गोलियाँ आजकल मार्केट में मिल रही है, गर्भ निरोधक पिल्स मिल रहे हैं, इससे भी यह भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कारगर हुआ है, गर्भ निरोधक। उसके बाद जन जागरूकता, लोगों को जागरूक करके जन जागरूकता अभियान सरकार चलाएगी या कह सकते हैं कि प्रचार करेगी। उसके अलावा विवाह की उम्र बढ़ा करके, विवाह की कम उम्र में शादी होने से क्या होता है कि जो लड़कियाँ होती हैं वो जल्दी माँ बन जाती है और इस वजह से क्या होता है कि उनको पता ही नहीं रहता है कि इस वजह से संसाधन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, उनके शरीर पर क्या इफ़ेक्ट करेगा, उनकी आर्थिक स्थिति कैसे इफ़ेक्ट होगी, ये पता नहीं चलता। इसलिए विवाह की उम्र भी बढ़ाई जा सकती है। उसके अलावा लोगों को शिक्षित करके भी जनसंख्या नियंत्रण पे कंट्रोल किया जा सकता है और उनको बताया जाएगा कि अगर जनसंख्या बढ़ती है तो इसके क्या-क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। जो अनाथ बच्चे होते हैं उसको गोद लेकर के भी जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। बहुत सारे परिवार हैं जो क्या करते हैं कि बच्चा प्लान करते हैं शादी के कुछ सालों बाद, लेकिन ऐसा कहा जा सकता है, हमारे समाज में ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे लाखों, हज़ारों बच्चे अनाथ हैं, तो उनको भी गोद ले सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो जन्म है, वो उस पे कंट्रोल किया जा सकता है और जो अनाथ बच्चे हैं, उनको भी कहीं न कहीं एक अच्छी सुविधा मिल सकती है। तो अनाथ बच्चों को गोद लेकर, उसके अलावा लैंगिक भेदभाव को खत्म करके, लैंगिक भेदभाव को खत्म करके, लैंगिक भेदभाव कहने का अर्थ है कि लोग आज भी जो लोग शिक्षित नहीं है, अनपढ़ नहीं है, जिनको जानकारी नहीं है, अगर उनके घर बेटियाँ जन्म लेती हैं, तो बेटे की चाह में एक और बच्चे जन्म लेते हैं, तो हो सकता है बेटी हो जाए, फिर बेटे की चाह में एक और बच्चे जन्म लेते हैं, तो फिर वो तीसरी भी बेटी हो जाए, तो इस तरह से करते-करते 3-4 बेटियाँ होती हैं, फिर जाकर के बेटा होता है। तो यह भी कहीं न कहीं जनसंख्या के वृद्धि में सहायक होता है, इसलिए जो लैंगिक भेदभाव है, इसको यदि हम खत्म कर दें, तो इससे भी हम जनसंख्या पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी और समझ में आए, अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि सेशन कैसा लगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत। ये माल्थस साहब की पिक है। इन्होंने जनसंख्या वृद्धि का जो सिद्धांत दिया था, यह 1978 में ही इन्होंने दिया था। 1978 ईस्वी 1978 1778 माफ़ कीजिएगा, 1778 ईस्वी में दिया था। 1798 क्या पूरा हो 1798 1798 ईस्वी में इन्होंने जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा था कि जनसंख्या की जो वृद्धि है, यह दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। जनसंख्या जो है, यह वृद्धि दोगुनी रफ्तार से हो रही है, यानी कि 2 से क्या हो रहा है? 1 से, पहले 1 है, 1 से हुआ 2, 2 से हुआ 4, 4 से हुआ 8, 8 से हुआ 16, 16 से हुआ 32 और 32 से 64 और ऐसे ही धीरे-धीरे करके बढ़ती जाएगी। और इन्होंने कहा कि जो संसाधन या जो खाद्य पदार्थ है, जो खाद्य सामग्री है, यह उस
तेजी से नहीं बढ़ रही है या उस अनुपात में नहीं बढ़ रही है जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रही है। और इनके अनुसार संसाधन या खाद्य सामग्री जो बढ़ रही है, इसकी जो बढ़ने की जो वृद्धि है, यह 1 से 2 होता है, 2 से 3 होता है, 2 से 3 हुआ, 3 से फिर 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, 5 से 6 हुआ, 6 से 7 हुआ और 7 से 8 हुआ। इस तरह से संसाधन या फिर खाद्य सामग्री बढ़ती है। तो अगर इस हिसाब से बात किया जाए, जो माल्थन साहब का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत है, इस हिसाब से अगर बात किया जाए, तो आने वाले 200 वर्षों में जो अनुपात होगा, किसका? जनसंख्या का जनसंख्या का जो सामग्री से अनुपात होगा या उपलब्ध संसाधनों से अनुपात होगा 200 वर्षों में, यह हो जाएगा यह हो जाएगा 256 और 9, यानी कि जो सामग्री है, जो संसाधन है, 9 ही उपलब्ध है, लेकिन जनसंख्या 256 हो गई। और यदि 300 वर्षों की बात की जाए, तो इसमें जो वृद्धि होगी, यह हो जाएगी 4096 जनसंख्या और उसके रेशियो में सामग्री 13 ही उपलब्ध होगा। और इससे होगा क्या, जो खाद्य सामग्री की कमी हो जाएगी, खाद्य सामग्री की कमी हो जाएगी और जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। जनसंख्या में क्या होगा? वृद्धि हो जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप इसके कारण क्या होगा कि अकाल की समस्या आ सकती है, भूखमरी की समस्या आ सकती है, ठीक? उसके बाद महामारी जैसी समस्या आ सकती है। गृह युद्ध भी हो सकता है खाद्य पदार्थों की कमी को लेकर के। और इसलिए जब ये सब होगा, तो इस सब की वजह से जनसंख्या में फिर से कमी हो जाएगी, यानी कि प्रकृति अपना संतुलन स्वयं ही बना लेगी। ऐसा कहना था माल्थस साहब का, जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया था। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये सेशन यहीं पे है और जो चैप्टर का जो है द एंड हो गया। चैप्टर का एंड हो गया, चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे बारी-बारी से। तो सेशन आपको अच्छा लगे तो कमेंट सबसे पहले ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक हमारे सेशन को कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन या जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह है, ये मैं आपको वहीं पे शेयर कर दिया करूँगा। तो फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में, अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग देखिए, पढ़िए, खुश रहिए। थैंक यू।